नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मई 2024 इस महीने दो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, खगोलीय घटनाएं होंगी और उस खगोलीय घटनाओं का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे ग्रहों के राजा, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2024 को शाम 5:54 पर सूर्यदेव मंगल की राशि और अपनी उच्चस्थ राशि मेष राशि को छोड़कर के शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे। वैसे सूर्य हर महीने अपनी राशियां बदलते रहते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो 12 वर्षों के बाद सूर्यदेव वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, अर्थ की राशि में, समृद्धि की राशि में, भौतिकता की राशि में विराजमान होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव, महत्वपूर्ण जो घटना होगी वो यह होगी कि हमारे सौर परिवार में, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति अस्त भी होंगे। आपको याद होगा 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्राचार्य की राशि, प्रबल शत्रु की राशि वृषभ राशि में ये विराजमान हुए थे। लेकिन अब 8 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। 8 मई से लेकर 4 जून 2024 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में होंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जो भी 16 संस्कार से संबंधित जो कार्य होते हैं, सभी कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा? सभी ग्रह सूर्य के साथ तो अस्त होते ही हैं, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर एक तरह से पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक है, जिनके पास सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव में अमृत की वर्षा कर देते हैं, उस भाव को जागृत कर देते हैं। और बृहस्पति की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। सप्तम दृष्टि एक साधारण दृष्टि है, सभी ग्रहों को यह दृष्टि दी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व हैं, बृहस्पति हमारे धर्म के कारक माने जाते हैं, अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और भाग्य का साथ जीवन में किसको नहीं चाहिए? जीवन में हम जो भी प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, वो हमारे भाग्य का ही परिणाम होता है। और इन्हीं भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। इस समय बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, लेकिन अब 14 मई को सूर्य और बृहस्पति की युति बनेगी, जिससे गुरुवादित्य योग का निर्माण भी होगा। हालांकि यह योग शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, जब देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य अपनी युति बनाते हैं। लेकिन इस समय में बृहस्पति अस्त रहेंगे, तो थोड़ा संभलने की जरूरत होगी, सावधान रहने की जरूरत होगी, कुछ सतर्कता के साथ अपना कार्य आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी। लेकिन इससे
कोई इतना महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, इतना इतना कोई खराब परिणाम नहीं होगा कि आपको घबराने की जरूरत होगी, लेकिन थोड़ा बहुत संभल करके चलने की जरूरत तो आपको होगी। सूर्य हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं और हमारे प्राणों के स्रोत हैं सूर्य, और बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो यहां पर आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनकर ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होगी। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर इस खगोलीय घटना का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और बृहस्पति की जो युति बनेगी, वो युति बनेगी आपके एकादश भाव के अंदर, लाभ के भाव के अंदर, इच्छाओं के भाव के अंदर, मनोकामनाओं के भाव के अंदर, इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर इन दोनों की युति बनेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अस्त भी रहेंगे सूर्य के साथ। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है, कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि अस्त किसे कहते हैं? दोस्तों, सभी ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य के बहुत नजदीक चले जाते हैं, सूर्य की डिग्री में चले जाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश के कारण उस ग्रह का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसे हम अस्त होना कहते हैं। जैसे दिन में तारे अस्त रहते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हम अपनी खुली आंखों से उनको देख नहीं सकते, वो अस्त रहते हैं, और रात को तारे उदय होते हैं। और यही ग्रह जब सूर्य से दूर चले जाते हैं, सूर्य की डिग्री से बाहर निकलते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं उदय होना। तो देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। इसलिए जब ये अस्त होते हैं तो सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पे ब्रेक लग जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति बनेगी आपके लाभ भाव के अंदर। तो इस समय लाभ की प्राप्ति तो होगी, और सूर्य आपके धनेश हैं। धन भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में सूर्य का जाना धन और लाभ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे सूर्यदेव। धन की वृद्धि करेंगे, कौटुंबिक समस्याएं जो भी चल रही थी उस समस्याओं का अंत करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे, धन का आगमन जो रुका हुआ था उस आगमन को वापस बढ़ाएंगे, वाणी में एक मधुरता देंगे, वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास आपको देंगे, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। इस समय में बैंक से संबंधित क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और बैंक के साथ आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। प्रत्येक संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था, वो विवाद का अंत होगा। मिलजुल कर आप काम करेंगे, परिवार के लोगों का साथ आपको मिलेगा, पिता का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य पिता के कारक ही माने जाते हैं और हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं। तो आत्म कारक ग्रह, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के आप निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह तो हो गई सूर्य की बात, क्योंकि धनेश और लाभ भाव में ये उपस्थित रहेंगे। तो धनेश का लाभ भाव में जाना, आपकी इच्छा पूर्ति को आगे बढ़ाना, आपकी मनोस्थिति को आगे बढ़ाना, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करना, यह अच्छी स्थिति है सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। अब बृहस्पति भी आपके लाभ भाव में विराजमान है, तो यहां पर लाभ की प्राप्ति तो होगी, आय की प्राप्ति तो होगी, आय के नए नए अवसर तो प्राप्त होंगे, आय के स्रोत, धन के स्रोत तो बढ़ेंगे। लेकिन आपको अपने धन का निवेश कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कहां पर करना है, यह सतर्कता आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी के ऊपर आप ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, किसी के कहने पे आकर के आप अपने धन का निवेश नहीं कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में अपने धन को आप खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, तो वहां पर सोच समझ करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। लेकिन इस समय आप कोई नया कार्य करते हैं, जैसे विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और अब आपकी इच्छा है कि अब संतान की प्राप्ति हो जाए,
तो 1 महीने तक आप थोड़ा रुक जाएं। नया कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, 1 महीने के लिए आप रुक जाएं। नया मकान खरीदना चाहते हैं या फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में कोई नयापन लाना चाहते हैं, तो आप 1 महीने तक इंतजार करें। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे उस समय आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और इस समय आप कोई भी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस समय में आप थोड़ा सतर्क रहें, लेकिन अपना काम आप निरंतर करते रहें, कर्म आप करते रहें, कर्म को नहीं छोड़ें। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ अशुभ करेंगे। अशुभ तो नहीं करेंगे, लेकिन देवगुरु का जो प्रभाव है वो इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, जब भी सूर्य की राशि में बृहस्पति जाते हैं तो बृहस्पति सिंह राशि में अस्त हो जाते हैं, जिसे कहते हैं गुरु का सिंहस्थ होना, या फिर सूर्य बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो स्थिति दोनों सेम ही रहती है। इस समय में कोई भी कार्य, विशेष करके विवाह से संबंधित कार्य नहीं होते हैं। अब बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे और इनकी 3 दृष्टियां काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो लाभ भाव में विराजमान होकर के जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, यही भाव आपके साहस का है, आत्मविश्वास का है, निर्णय शक्ति का है, मेंटल स्टेट का है, आत्मशक्ति का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव माना जाता है, मीडिया का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपको अपने छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उनके साथ कदम से कदम मिला करके आपको लगातार आगे बढ़ना है। प्रतिशोध की भावना अगर आपके अंदर है तो वो आप त्याग दें। ईगो की समस्या है परिवार में तो आप छोड़ दें और मिलजुल कर काम करने का आप लगातार प्रयास करते रहें। अति आत्मविश्वास के कारण आपके संबंध आपके परिवार के लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं, तो वहां पर विशेष आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो यहां पर संतान की प्राप्ति भी होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इस समय आप किसी से प्रणय संबंधों में जुड़े हैं, प्रेम प्यार से आप जुड़े हैं और वो प्रेम प्यार आपका शादी में नहीं बदल रहा है, तो 1 महीने तक आप इंतजार करें। 1 महीने के बाद 4 जून के बाद यही प्रणय संबंध, प्रेम जीवन आपका शादी में बदलेगा। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप उस कार्य पर पूर्ण विराम लगा दें, उसके बाद इससे संबंधित आप कोई भी कार्य करें। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए आप थोड़ा रुक जाएं। हाँ, इस समय में ज्ञान की वृद्धि होगी, शिक्षा की वृद्धि होगी, आपके बच्चों में ज्ञान का एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ सावधान आपको रहने की जरूरत होगी। अब बृहस्पति जब अस्त होकर के आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, इनकी जो नवम दृष्टि, जो काफी महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। तो सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, दांपत्य जीवन का माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है, और दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके अपने कर्मों का भाव माना जाता है। तो यहां पर व्यापार में प्रगति होगी। व्यापार तो आपका जिस तरह से चल रहा था उसी के हिसाब से वो चलेगा ही, लेकिन उस व्यापार में अगर आप नयापन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो वहां पर ईगो की समस्या अगर है तो उसको आप छोड़ दें, उनके साथ मधुर संबंध आप स्थापित करें। पति पत्नी में मधुर संबंध स्थापित करें, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करें, भावनाओं को समझें, और वहां पर अगर कोई किसी प्रकार का तनाव है या फिर ईगो की समस्या है तो उस समस्याओं को आप छोड़ दें। आप अपने कार्य क्षेत्र में लगातार प्रगति तो करेंगे, आगे तो बढ़ेंगे, उन्नति तो करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल करके आपको चलने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा बदलाव, बड़ा अशुभ घटना आपके जीवन में होगी, यह कहना यहां पर अच्छी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के 8 मई से लेकर 4 जून तक गुरु जब अपनी अवस्था में रहेंगे उस समय में आपको थोड़ा बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। उसके बाद जब सूर्य और गुरु मिलकर के गुरुवादित्य योग का निर्माण करेंगे, और एक महत्वपूर्ण घटना यह भी होगी कि
19 मई को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे। तो गुरु और सूर्य का गुरुवादित्य योग और सूर्य और गुरु का शुक्रादित्य योग निर्मित होगा। 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग यहां पर देखने को मिलेगा। उस समय में आपके जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही थी उस समस्याओं का अंत होगा और आप निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शुक्र जो कि धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं, तो उस समय में धन की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी और कोई न कोई शुभ और मांगलिक समाचार आपको मिलेंगे। विवाह में कोई देरी हो रही थी, लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो ये सब समस्याओं का समाधान होगा आपका 4 जून 2024 के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति भी उदय होंगे और सूर्य का संपूर्ण बल प्राप्त होगा, शुक्र का संपूर्ण बल प्राप्त होगा और आपके जीवन में अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको जरूरत होगी। हल्दी की 5 गांठें लेकर के पीले रेशमी वस्त्र में गुरुवार के दिन बांध करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें, या फिर हल्दी की 5 गांठें उनके ऊपर केसर का तिलक लगा करके, चंदन का तिलक लगा करके पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके आप अपने पूजा स्थान पर रखें और घर से आप जब बाहर निकले शुभ और मांगलिक कार्य को करने के लिए केसर और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। पीले पुष्प विष्णु भगवान को गुरुवार के दिन आप अर्पित जरूर करें। गुरु के 20 मंत्रों का जाप करें, गुरु के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, देवगुरु बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का जाप करें और नियमित हो सके तो आपके घर में आप गायत्री मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। आपके जीवन में धन और धान्य की वृद्धि होगी और आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।